वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो आता है एप्लीकेशंस के अंडर कि इतना सारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ने के बाद इसका एप्लीकेशन कहाँ करना है। तो इसके एप्लीकेशन में तुम लोग पढ़ने वाले हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है। तो कहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ने वाले, इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है तुमको कंटेंट फ्री, मतलब फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, जिसमें आती है सीयूईटी, उसके बाद तुम्हारा नीट हो गया, जेई हो गया और भी बहुत सारे। तो चलो इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखो एप्लीकेशन किस फॉर्म में पढ़ना है तुमको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है जो जनरली सीआईडी में रेफर नहीं करते कि दया कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से इसको फिंगरप्रिंटिंग के लिए भेजो। तो ये वही फिंगरप्रिंटिंग है, इसी मैकेनिज्म से या इसी प्रोसेस से, मैकेनिज्म बोलने से ज्यादा करेक्ट है वर्ड टेक्निक बोलना, कि इसी टेक्निक से समझ में आता है कि एक्चुअल में क्राइम सीन में कौन इंसान था, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सबूत इन द फॉर्म ऑफ या तो सेल या तो टिश्यू या तो हेयर फॉलिकल छूट जाता है। बस वो लिया एज अ सैंपल या फिर एविडेंस, और फिर जो सस्पेक्ट है उसका क्या लिया, उसका भी सेल्स लिए या डीएनए लिया और मैच करके देखते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग करके देखते हैं कि क्या दोनों सेम मैच हो रहा है कि नहीं। बस इसी टेक्निक से पता चल जाता है कि भैया सस्पेक्ट जो थे उसमें से गिल्टी कौन है और कौन गिल्टी नहीं है। ठीक, अब दूसरी जगह कहाँ यूज करते हैं, दूसरी जगह सपोज करो किसी को पता लगाना है कि उसके फोर फादर्स कौन थे या उसकी लाइन क्या है, या फिर पेटर्नल, बहुत बार लोग क्लेम नहीं करते कि आप हमारे मम्मी पापा हो या आप हमारे मम्मी हो, तो इस चीज को भी क्लेम करने के लिए भी वापस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड अ रेपिटेटिव डीएनए, बिकॉज इन दिस सीक्वेंस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। अब बोलोगे मैम आप तो बोल रहे थे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो पता लगाएंगे कि कौन सा डीएनए, मतलब एक्चुअल में जो क्राइम सीन पे मिला डीएनए और जो सस्पेक्ट का डीएनए वो हम कंपेयर करने वाले, यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। तो ये सब डायरेक्टली जंप करने से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें रिवाइज करवा लेती हूँ। अगर याद होगा तो इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डीएनए को हम यूकैरियोटिक डीएनए, मोर प्रिसाइजली दो तरीके से हम उसको बता सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? अब क्लासिफाई से वर्ड करेक्ट है बोलना कि जो क्रोमैटिन फाइबर रहता है उसमें दो पोर्शंस होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं यूक्रोमैटिन, या फिर हम बोल सकते हैं वो लूजली पैक है क्योंकि लाइट स्टेन करता है। याद आया, लाइट स्टेन करता है क्योंकि वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। और दूसरा पोर्शन कौन सा रहता है, हेटेरोक्रोमैटिन, जो एकदम टाइटली पैक्ड है, जिसमें क्या है, वही जो यूक्रोमैटिन में लिखा हुआ है उसी का क्या है, बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनी हुई है और उसी जगह स्टोर है और बहुत ज्यादा टाइटली हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक्ड है, उसको खोलने की ही जरूरत नहीं है। तो उसी को हम क्या बोलते थे, हेटेरोक्रोमैटिन, जो डार्कली स्टेन होता था। अब वो जो हेटेरोक्रोमैटिन वाला पोर्शन है उसका मेजॉरिटी पोर्शन क्या है, यही रिपीटेटिव डीएनए है। अरे अगर याद होगा हेटेरोक्रोमैटिन की डेफिनेशन में ही हम बोलते हैं कि कुछ नहीं है, ये क्या है, रिपीटेटिव यूनिट्स है, बस टाइटली पैक्ड है, खुलना नहीं है कभी, बस वही वैसे ही पड़े रहने वाला है। ठीक है, तो वही ये बोल रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखो, अब अगर तुमको याद होगा डायरेक्ट जंप करने से पहले मैंने तुमको बोला था कि तुम्हारा, मेरा, एक अफ्रीकन में जो अफ्रीका में एक इंसान जो बैठा है, जो चाइना में इंसान बैठा है, जो नॉर्वे में बैठा है, सबका डीएनए 99.9% क्या है, सेम है। कहानी चेंज कहाँ हो गई, बस वो वही 0.1% में। तो समझ, और वहां पे भी हमने अगर याद होगा पढ़ा था कि वो 0.1% आया कहां से, तो यही रिपीटेटिव डीएनए से। देखो अगर मैं अब तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बता रही हूं, दो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो ग्रेड 11th में सेल वाले चैप्टर में, फिर से मैं एक बार बता देती हूं। तो क्रोमोसोम में एक्स शेप कुछ इस तरीके से शेप होता है, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को मैंने बीच से डिवाइड किया तो क्योंकि एकदम दोनों सेम रहते हैं, ऊपर वाली क्या रहती है, पी आर्म होती है और नीचे वाली क्या होती है, क्यू आर्म होती है। ठीक है, अब बताओ मेरे को ये दोनों कौन सी जगह से जुड़े हुए होते हैं,
सेंट्रोमियर वाली जगह से जुड़े होते हैं, जो सेंटर वाला पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, अब इसी वाली जगह पे कौन जुड़ता है? अगर याद होगा तो काइनेटोकोर जुड़ते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा तो। अब मैं बोल रही हूं कि ये जो क्रोमोसोम है इसमें यूक्रोमैटिन वाला भी पोर्शन है और तुम्हारा हेट्रोक्रोमैटिन वाला भी पोर्शन है। अब बोलोगे मैम कैसे? देखो, जो ये तुम्हारा क्रोमोसोम है इसका जो ये सेंट्रोमियर वाला जो पोर्शन है और उसके थोड़ा सा आसपास वाला जो पोर्शन है, ये सारा का सारा क्या रहता है पता है? ये पूरा का पूरा रिपीटेटिव यूनिट होता है या फिर ये हेट्रोक्रोमैटिन का बना होता है। ठीक है, सिमिलरली कोने कोने में जो टेलोमेरिक पार्ट रहता है, टीलोमियर्स जिसको बोलते हैं, तो वो भी क्या रहता है? ये भी रेपिटेटिव यूनिट होता है या फिर हम बोल सकते हैं हेट्रोक्रोमैटिन का पार्ट होता है। फिर बोलोगे मैम फिर यूक्रोमैटिन कहाँ रहा? तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये सारा क्या हो गया तुम्हारा? यूक्रोमैटिन वाला पोर्शन। अब बोलोगे मैम ये बता क्यों रहे हो? क्योंकि तुमने एक और ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, अगर याद आ रहा होगा तो कुछ इस तरीके का तुमने पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए कुछ और नहीं, कुछ इस तरीके का, याद आया? तो जो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है वापस इसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए बोलो या रेपिटेटिव यूनिट बोलो, और ये दोनों के दोनों किस चीज के पोर्शन है? हेट्रोक्रोमैटिन के पोर्शन है, क्योंकि इसमें सेम रिपीटेटिव यूनिट है, मल्टीपल कॉपीज में बस बंद की हुई हैं। अब अगर याद होगा 2 मिनट पहले मैंने एक सेंटेंस बोला था कि तुम, मैं, एक इंसान जो यहाँ एक कंट्री में बैठा है दूसरी कंट्री में बैठा है, सबका डीएनए कितना परसेंट सेम है? 99.9%। सिर्फ वो जो 0.1% डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसी रेपिटेटिव यूनिट में जो ये तुम्हारा सैटेलाइट डीएनए हो गया, ये हो गया टेलोमेरिक रीजन, ये हो गया सेंट्रोमियर के आसपास का रीजन जो हेट्रोक्रोमैटिन से बना है, इसी में क्या है? वेरिएशन है या फिर कुछ माइन्यूट चेंजेस है। और वही जो माइन्यूट चेंजेस है इसी के कारण इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब अगर मैं तुम्हारा और मेरा यूक्रोमैटिन वाला पोर्शन देखूं एग्जैक्ट सेम, ठीक, पर अगर हेट्रोक्रोमैटिन वाला पोर्शन देखूं जिसमें एक ही चीज के मल्टीपल कॉपी है, तो किसी एक कॉपी में किसी एक जगह पे एक बेस क्या रहेगा? अलग रहेगा। तुम्हारा और मेरा सेम, ऐसे हर जन का अलग अलग रहेगा। ठीक है, और इसीलिए सिंस एक ही चीज की अलग अलग मॉर्फोलॉजी आ रही है, मॉर्फोलॉजी मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन हो रहा है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। अब बोलोगे मैम ये क्यों बता रही हूं? ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि जो हम बोलते हैं ना कि हमको पहचानना है कि ये डीएनए इसी का है कि ये डीएनए इसका नहीं है, ये हम इसी जगह को पहचान के बताते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूं यूक्रोमैटिन को नहीं पहचाना जाता, हेट्रोक्रोमैटिन में जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस एक सस्पेक्ट से लिए जाते हैं, मतलब वो मैच किया जाता है वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डीएनए, और जिस क्राइम सीन से जो भी डीएनए मिलेगा उन दोनों को मैच किया जाता है। मतलब कहने को तो डीएनए इतना बड़ा है पर वापस उसमें काम की चीज है यूक्रोमैटिन, उसको तो देखते ही नहीं है क्योंकि वो तो सब सेम है सब में। कौन सा देखते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन में भी जो चेंज आए, माइन्यूट माइन्यूट चेंज आए, उनको कंपेयर किया जाता है। सोचो इतना बड़ा डीएनए पर उसमें से जो सेम चीजें वो हम हटा देते हैं, सिर्फ जिसमें क्या हो रहा है? एक चेंज आ रहा है, एकदम छोटा सा माइन्यूट चेंज आ रहा है जो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म कॉज कर रहा है। कौन से? इसमें रिपीटेटिव डीएनए में, वही मैच किया जाता है। हुआ इतना क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है। अच्छा, क्या पूरा डीएनए आइडेंटिफाई कर रहा है? नहीं। तो कौन सा पोर्शन आइडेंटिफाई कर रहा है? हेटेरोक्रोमैटिन वाला पोर्शन, जो क्या किससे बना है? रिपीटेटिव डीएनए से बना है। क्यों? क्योंकि ये वो रीजन है जो बार बार रिपीट होता है और हर इंसान में म्यूटेशन के कारण और कुछ चीजें जो इनहेरिटेबल पास हो रही है उसके कारण हर इंसान में क्या रहता है? थोड़ा 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 अलग होता है। उसी का रिजल्ट होता है कि तुम और मैं जो 0.1% अलग है वो इसके कारण अलग है। ठीक, अब देखो, these repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peak during density gradient centrifugation। अब बोलोगे मैम ये तो और भी नहीं समझ में आया। तो देखो, अभी मैंने तुमको बोला कि जो हमारा डीएनए है वो 2 में डिवाइडेड है। एक है काम का जिसको मैंने बोला यूक्रोमैटिन, और एक है एकदम बकवास कुछ काम का नहीं है। ये अलग बात है कि हमने उसको यूज कर लिया, उसको अप्लाई कर लिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में।
ठीक, तो उसको मैंने बोला हेटेरोक्रोमैटिन या रेपिटेटिव डीएनए, और हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी रेपिटेटिव डीएनए को स्टडी करके कर रहे हैं। तो अगर इस डीएनए के मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए और क्या करवा दिया, सेंट्रिफिकेशन, याद करो एक छोटे से वायल में क्या करते हैं, एकदम हाई स्पीड पे उसको घुमाते हैं, तो घुमाने की वजह से जिस पोर्शन का जितना वेट रहेगा वो वेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने पूरा डीएनए लिया, उसके छोटे छोटे पीसेस किए, पूरा मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज में डाला और हाई स्पीड में क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब होगा क्या, मतलब वो पूरा आरपीएम पे, नॉट रोटेट, हाई स्पीड पे आरपीएम पे घुमा दिया, एकदम ऐसे से घूमने लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो जो हेवीएस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और जो लाइटेस्ट रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। तो वो स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि जो ये हेटेरोक्रोमैटिन है ये अलग हो जाता है हमारे मेन यूक्रोमैटिन से। तो देखो यूक्रोमैटिन को यहां रेफर किया जा रहा है जीनोमिक डीएनए से। अगर देख सकते हो, दीज रेपिटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। मतलब अगर डीएनए को लिया, छोटे छोटे पीसेस में काटा, मिक्स किया, मतलब वायल में डाला, सेंट्रिफिकेशन मशीन में डाला, उसके बाद आरपीएम पे उसको घुमाया, उसके बाद उन्होंने देखा तो अलग अलग पीक्स मिले। अब कैसे पीक्स मिलते हैं बात समझते हैं कि अगर जो बीच में क्या मिलेगा तुमको, एक जीनोमिक डीएनए मिलेगा, क्योंकि जीनोमिक डीएनए हैवी रहेगा, पर वापस ये डिपेंड करेगा कि जो तुम्हारा रेपिटेटिव यूनिट है उसमें ए और टी का रेशो कितना है और जी और सी का रेशो कितना है। अगर ज्यादा रेशो रहा, मतलब अगर ए और टी जो रहता है वो लाइट रहता है हमारे जीनोमिक डीएनए से, मतलब सोचो जो यूक्रोमैटिन वाला पोर्शन है जिसको यहाँ पे जीनोमिक डीएनए बोला गया है वो हमें कहीं बीच में मिलेगा, और जो हमारा हेटेरोक्रोमैटिन है जिसमें क्या ज्यादा है, ए और टी का रेशो ज्यादा है, वो हमें ऊपर मिलेगा, इस जीनोमिक डीएनए से ऊपर। और अगर वही हमारे हेटेरोक्रोमैटिन या रेपिटेटिव यूनिट में जी और सी का रेशो ज्यादा है तो हमें कहां मिलेगा, नीचे मिलेगा। मतलब एक ऐसा हेटेरोक्रोमैटिन जिसमें जी और सी का रेशो ज्यादा है तो वो जीनोमिक डीएनए या फिर हमारे यूक्रोमैटिन से क्या हो जाता है, हेवी हो जाता है। और एक ऐसा हेटेरोक्रोमैटिन वाला पोर्शन जिसमें ए और टी ज्यादा है रेशो में, मतलब ए टी रिच है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे जीनोमिक डीएनए से लाइट हो जाता है। ठीक, तो वो वही बोल रहे हैं कि यही जो रेपिटेटिव डीएनए है जिसको हमने हेटेरोक्रोमैटिन बोला, ये सेपरेट हो जाता है इस सेंट्रिफिकेशन से। कैसे, जब हम क्या करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, तो हमको क्या मिलता है, अलग अलग पीक्स मिलती है, अलग अलग हमें लेयर्स मिल जाती है। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि बॉस भले डीएनए सेम है पर अंदर के अंदर वो भी डिवाइडेड है किसमें, काम का जो है यूक्रोमैटिन, और एकदम बकवास जो रेपिटेटिव यूनिट है जिसको हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं, जो डार्कली स्टेन होता है, वो क्या है, उसका अलग पीक मिलता है या अलग पोर्शन मिलता है किसमें, तुम्हारे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में। अब देखो, द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक। अब यहां बल्क डीएनए क्या कर रहा है, मेजर पीक बना रहा है। ठीक है, एंड अदर स्मॉल पीक आर रेफर टू एज सैटेलाइट डीएनए। तो जो बल्क डीएनए, जो हमारा जीनोमिक डीएनए है, वो अब समझो बात को, अब मेजॉरिटी डीएनए में से भी मेजॉरिटी पोर्शन हेटेरोक्रोमैटिन है, मतलब इतना बड़ा डीएनए उसमें से आधी चीजें तो रेपिटेटिव है, बकवास है, हेटेरोक्रोमैटिन है, और बाकी का क्या रहा, तुम्हारा जीनोमिक डीएनए। अब वो बोल रहे हैं जो बकवास वाला रीजन है, जो हेटेरोक्रोमैटिन रीजन है, उसमें से भी कुछ पोर्शन क्या है, उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे पीक्स मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। तो अगर थोड़ा सा देखा होगा तुमने, तो जब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ऊपर के साइड सिस्टर क्रोमैटिन और टेलोमेयर के एंड में क्या बनाते हैं, हम सैटेलाइट डीएनए बनाते हैं। ये वही सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात कर रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द बेस कॉम्पोजिशन, जैसे अभी मैंने बोला कि ए, टी और जी और सी के रेशियो पे वो जो हमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन है उसका हमें पीक मिलेगा। कि देखो, अगर ए रेशियो टी रिच और जी रेशियो सी रिच, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड द नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरी सच एज माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। अब तुम्हारी बुक में सिर्फ दो ही दिया है, बल्कि एक और कैटेगरी रहता है जिसको बोलते हैं मैक्रो सैटेलाइट। तो समझते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, कि जो डीएनए को हम मैच कर रहे हैं। अच्छा, मोर स्पेसिफिकली कौन से डीएनए को मैच कर रहे हैं, हम मैच कर रहे हैं यूक्रोमैटिन वाली जगह नहीं, हम मैच कर रहे हैं हेटेरोक्रोमैटिन वाली जगह को, जो है रेपिटेटिव यूनिट, जो हमारे मेन डीएनए का मेजर पोर्शन है। बाकी का जो काम का पोर्शन है उसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं या जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, जो अलग पीक देता है, ये पूरा का पूरा अलग पीक देता है। इसमें भी हमें छोटी छोटी पीक्स मिलती है रेपिटेटिव यूनिट की, जिसको हम क्या
क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए के A to T और G और C के कॉम्पोजिशन पे उसको भी हम किस में और डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तुम्हारी बुक में 2 ही कैटेगरी दी हुई है, मैं तीनों बता रही हूँ। तो 3 कौन सी कैटेगरी है, एक तो हुआ माइक्रोसैटेलाइट। अगर ऐसा डीएनए जिसमें है 5 से लेके या 6 से लेके, कुछ बुक्स में 6 लिखा रहता है, 6 से लेके 10 बेस पेयर्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसैटेलाइट। अगर मिनी सैटेलाइट तब बोलेंगे जब 10 से लेके 20 बेस पेयर्स तक हमें सेगमेंट मिल रहा है डीएनए का, छोटा सा टुकड़ा जो कितने बेस पेयर्स का बना है, 10 से लेके 20 बेस पेयर्स का बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिनी सैटेलाइट। और अगर हमें 20 से ज्यादा मिल रहा है पर 50 से कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो सैटेलाइट। ठीक, वापस मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट और मैक्रो सैटेलाइट तीनों किसका पार्ट है, रिपीटेटिव डीएनए का पार्ट है। मोर प्रिसाइजली सैटेलाइट डीएनए का पार्ट है, जो हमारे बल्क जो डीएनए मिल रहा है उसमें भी छोटे छोटे क्या देता है, पीक देता है, मतलब सबका वेट क्या है, अलग अलग है। हुआ क्लियर। अब देखो, मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूं कि इतना बड़ा डीएनए, काम का इतना सा पोर्शन जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, जिसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं, उसको तो देखते नहीं है साइड में। जो ये डबल पोर्शन है, टाइटली पैक है, जिसको हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं, इसको भी पूरा नहीं देखते। इसमें भी छोटे छोटे जो पीक्स दे रहे हैं, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, उसको देखते हैं। और उसमें से भी ये जो सैटेलाइट डीएनए, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक डीएनए में हमें 6 से लेके 10 बेस पेयर्स मिल रहे हैं, तो उसको हम माइक्रोसैटेलाइट बोलेंगे। अगर एक डीएनए में कितने बेस पेयर्स मिल रहे हैं, 10 से लेके 20 बेस पेयर्स मिल रहे हैं, तो उसको मिनी सैटेलाइट बोलेंगे। और तुम्हारा मैक्रो सैटेलाइट, तो इसमें से भी जो मिनी और माइक्रो में जो चेंज आ रहे हैं, जो रैंडम चेंज आ रहे हैं, एक बेस पेयर का अंतर है, तो हम बेसिकली उसको मैच करेंगे। सोचो, कहने को तो मतलब हमने उस इंसान के सेल्स, टिश्यूज निकाले, टिश्यू से सेल निकाले, सेल में से हमने सेल मेम्ब्रेन हटा दी, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म हटा दिया, न्यूक्लियस हटा दिया, न्यूक्लियस के अंदर जो काम का है डीएनए उसको लिया, मतलब आइसोलेट किया डीएनए, क्योंकि बाकी तो कुछ काम का नहीं है। उस डीएनए के भी छोटे छोटे टुकड़े लगाए, जो यूक्रोमैटिन वाला पोर्शन है उसको हटा दिया। अब इन छोटे छोटे टुकड़े में से जो बल्क डीएनए है, जो हेट्रोक्रोमैटिन है, उसमें से भी हमने सैटेलाइट डीएनए ढूंढा, बाकी सारा डीएनए हटा दिया। अब उस सैटेलाइट डीएनए में से भी मोर प्रिसाइजली माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट को ढूंढा, और उसके टुकड़े लिए, और उसमें भी जो चेंज आ रहे हैं वो हमने कंपेयर किए। और फिर जब कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि अरे जो क्राइम सीन में मिला था उसका माइक्रो सैटेलाइट का पैटर्न ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद जो पैटर्न सेम है, या सेम एक्सप्रेशन हो रहा है, या सेम बेस पेयर्स मिल रहे हैं जितने, या सेम वेट का मिल रहा है, और जो हमने सैंपल लिया था उसमें भी मिल रहा है, तब पता चला कि अरे ये इंसान तो वो इंसान सेम ही था। अब आई कुछ कहानी समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। चलो आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके पढ़ाते चलूंगी। These sequence normally do not code for any protein। हाँ भैया, पूरा हेट्रोक्रोमैटिन ही कुछ नहीं करता। अब हेट्रोक्रोमैटिन में से भी हम क्या देख रहे हैं, पूरा हेट्रोक्रोमैटिन भी नहीं देख रहे, सिर्फ सैटेलाइट डीएनए देख रहे हैं। सोचो, और सैटेलाइट में से भी कौन सा देख रहे हैं, सिर्फ या तो माइक्रो सैटेलाइट देख रहे हैं या तो मिनी सैटेलाइट देख रहे हैं, मतलब बाकी पूरा ही डीएनए हमने फेंक दिया, चाहिए ही नहीं। हम तो सिर्फ वो पोर्शन देख रहे हैं ना जो इनहेरिट हो रहा है, या और जो क्या है, यूनिक है। ठीक, देखो जरा, कभी भी दो इंसान का सैटेलाइट डीएनए, या हम बोल सकते हैं डीएनए, जो इन जनरल बोलते हैं ना कि डीएनए सेम नहीं होता, अगर हमें बोलना है कि मोर प्रिसाइजली कौन सा पोर्शन डीएनए का सेम नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं सैटेलाइट डीएनए सेम नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या है, वही रिपीट्स है, और उसी रिपीट में कोई एक बेस पर चेंज हो जाएगा, लो पूरा कहानी चेंज हो गई। ठीक, अच्छा, दी सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। हाँ, रिपीटेटिव यूनिट है, बंद रहते, क्या कोड करेंगे, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। बिल्कुल सही। अगर यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन की बात करूं, तो हेट्रोक्रोमैटिन तो वैसे भी सबसे ज्यादा एरिया लेता है। ठीक है, These sequence show high degree of polymorphism। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने यही पॉइंट बताया था कि यही जो सैटेलाइट है पूरा हेट्रोक्रोमैटिन ही पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है ना। पर अगर हमें स्टडी करना है तो हम कौन सा वाला देख रहे हैं, वो जो बल्क डीएनए है, हेट्रोक्रोमैटिन का बल्क डीएनए, उसमें जो छोटी छोटी पीक निकल के आ रही है, जो थोड़ा थोड़ा अलग है, कौन सा, सैटेलाइट डीएनए। उसमें से भी हर इंसान में क्या है, थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन है, थोड़े थोड़े बेस पेयर्स अलग है, तो वो क्या शो कर रहा है, पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर। तो अगर मैंने एक इंसान का लिया और दूसरे इंसान का डीएनए का सैटेलाइट डीएनए कंपेयर किया, तो मुझे अलग अलग दिखेगा। क्यों, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है, पर हर इंसान का सैटेलाइट डीएनए अलग अलग रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है, एक बेस पेयर चेंज हो गया, पूरी कहानी चेंज हो रही। तो यही जो सैटेलाइट डीएनए है, ये क्या शो करता है, पॉली
पॉलीमॉर्फिज्म। और सिंस हर इंसान का सैटेलाइट डीएनए यूनिक होता है, इसीलिए ये क्या किसका बेस हम यूज करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। हुआ इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। बोल ही रही थी कि पॉलीमॉर्फिज्म क्यों हो रहा था? क्योंकि एक बेस पेयर चेंज हो गया, एक बेस पेयर चेंज हो गया। अब एक चेंज करो या दो चेंज करो, दोनों का रिजल्ट हो क्यों रहा है? क्योंकि म्यूटेशन हुआ। आगे एलीलिक, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलील फ्रॉम चैप्टर 5। तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सपोज करो एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर सपोज करो हेयर कलर। तुम्हारे पास कितने एलील्स है? 4। एक हुआ ब्लैक, एक हुआ ब्राउन, एक हुआ रेड, एक हुआ ब्लॉन्ड। तो ये इनको क्या बोलेंगे हम? एलील्स। ठीक है। सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस ऑकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। मतलब अगर मैं बोल रही हूं कि कोई चीज पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर एलील की फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर होनी चाहिए? 0.01। अब ये पॉइंट याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर से दूसरा जो एक चैप्टर है जिसमें तुमने इवोल्यूशन पढ़ा होगा, हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल, वहां पे तुमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी p² + 2pq + q² = 1। मतलब अगर एक पॉपुलेशन है, एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर में सपोज करो 2 एलील्स है, तो दोनों एलील का फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है? एक 1 के बराबर आता है ना। इसी को हम कैसे बोल सकते हैं? p + q²। अरे बाइनोमियल इक्वेशन है, बाकी कुछ नहीं। और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि वो एक एलील की फ्रीक्वेंसी बताते हैं, दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी बताते हैं और पूछते हैं कि बताओ अगर ये दोनों एलील हेट्रोजीनस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करने लगे, मतलब दोनों एक साथ आ गए एक्सप्रेस करने के लिए, तो क्या फ्रीक्वेंसी या कितना परसेंटेज ऑफस्प्रिंग का होगा? तो सोचो, बेसिक उठाया उन्होंने इस चैप्टर से, मर्ज किया दूसरे चैप्टर में और दोनों को मिला के एक क्वेश्चन पूछा, इसलिए ये इतना पैरा इंपॉर्टेंट है। तो वापस जल्दी बताओ, था एक डीएनए में से काम का पोर्शन था यूक्रोमैटिन, हटा दिया क्योंकि सब में सेम है। बकवास पोर्शन या रिपीटेटिव यूनिट जिसको क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन बल्क डीएनए है, सबसे ज्यादा एरिया लेता है, कुछ काम नहीं करता, कुछ कोड नहीं करता, पर इसी में जो छोटे छोटे पीक्स देते हैं जिनको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। ये हर इंसान के अलग अलग होते हैं। सैटेलाइट डीएनए अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, फिर मिनी सैटेलाइट और मैक्रो सैटेलाइट। इन्हीं सैटेलाइट में जरा सा म्यूटेशन के कारण एक एक बेस चेंज हो जाता है। तो यही जो सैटेलाइट डीएनए क्या शो करता है? पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब मेरा यही सैटेलाइट डीएनए अलग होगा, मेरी बहन का अलग होगा, मेरी मम्मी का अलग होगा, बट कुछ मेरे में मेरी मम्मी के सैटेलाइट डीएनए के पोर्शंस आएंगे और कुछ मेरे पापा के सैटेलाइट डीएनए के पोर्शंस आएंगे। तो यही जब मैं ये सैटेलाइट डीएनए कंपेयर करूंगी मेरे में और मेरे मॉम डैड में, तो मुझे मेरे में क्या दिखेगा? कुछ कॉमननेस दिखेगा कि यहाँ का भी है, यहाँ का भी है। तो इसी को स्टडी करके ये प्रूफ हो जाएगा कि एक्चुअली मैं किसकी ऑफस्प्रिंग हूं? अपने मॉम एंड डैड की। क्यों? क्योंकि मेरे में इन दोनों के कॉम्बिनेशन सैटेलाइट डीएनए आए हुए हैं। सिमिलरली थोड़े बहुत सैटेलाइट डीएनए मेरे में और मेरी बहन में भी कॉमन रहेंगे, क्योंकि बट ऑब्वियस क्या रहेगा? दोनों जो पेरेंट्स है वो सेम है। अब यही सेम सैटेलाइट डीएनए जो सस्पेक्ट है उसके ले लिए और जो क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला है उसके कंपेयर किए, तो ये दोनों तो एग्जैक्ट मिलेंगे, क्योंकि जो सस्पेक्ट था वही पता चला वही मर्डरर था। ठीक हुआ क्लियर? अब देखते हैं। तो यही जो सैटेलाइट डीएनए का ही जो एक एक म्यूटेशन के कारण चेंज आ रहा है, तो वही रिजल्ट किसका है? म्यूटेशन होता है तो क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है। और पॉलीमॉर्फिज्म फाइनली क्रिएट क्या करता है? बेसिकली एलील ही तो क्रिएट किया ना। चलो तो देखो, और यही अगर पॉलीमॉर्फिज्म हम वर्ड यूज कब करेंगे? जब यही बार बार जो चेंजेस आ रहे, जो म्यूटेशंस आ रहे, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर हो? 0.01 के ऊपर हो। चलो, so in simple term, if a inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. तो अगर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 0.01 के ऊपर बार बार यही म्यूटेशन शो हो रहा है, इनहेरिटेबल मतलब जो हर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मोर प्रिसाइजली ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कौन सी जगह के बारे में बात कर रहा है? एकदम सैटेलाइट डीएनए के बारे में। ठीक, और इसी को तो उन्होंने ले लिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। देखो, दीज म्यूटेशन कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक, ओके, एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी या पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब हर जनरेशन में तुम एक पूरी की पूरी फैमिली ट्रैक डाउन कर सकते हो कि तुम शुरू कहां से हो, ये नहीं सैटेलाइट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करके। क्योंकि बट ऑब्वियस जो पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हारे दादाजी में था, कहीं ना कहीं तुम में आया ही होगा।
अगर तुम में नहीं आया है, देखो अब एक्सप्रेस होना अलग बात है और मतलब आ जाना अलग बात है। अब एक्सप्रेस होना मतलब मैम क्या, तुमने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत बार एलील आते हैं, पर ये अलग बात है कि जब दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो जो डोमिनेंट वाला है वो एक्सप्रेस करेगा, जब रेसेसिव कंडीशन में होंगे तब वो हो सकता है वो एलील खुद को एक्सप्रेस करे। पर यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ, ये तो वो वही पोर्शन है जो कोड ही नहीं करता, मतलब वो ऑलरेडी पास ऑन हो रहा है। ऐसा हेरिटेबल म्यूटेशन जिसका रिजल्ट क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 के ऊपर है और वो क्या है, इनहेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मिलते चले जा रहा है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से ट्रैक कर सकते हैं और रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे अगर मेरे में और मेरे डैड में देखा तो सबसे ज्यादा कॉमननेस मिलेगा, पर भाई मेरे में और मेरे दादाजी में देखा तो कॉमननेस थोड़ा कम मिलेगा, पर ये सिंस मिल रहा है तो मैं बोल तो सकती हूँ कि मैं उन्हीं के फैमिली ट्री से बिलोंग करती हूँ। ठीक, चलो, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरे। ही यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए, देखो पूरी कहानी सैटेलाइट डीएनए के ऊपर है, एज प्रोब that show very high degree of polymorphism. It was called as variable number of tandem repeat. तो जो VNTR है या variable number of tandem repeat है, ये more precisely सैटेलाइट डीएनए के भी मिनी सैटेलाइट वाले जगह पे देखने को मिलता है। तो उन्होंने वही देखा, उन्होंने क्या किया, यही जो चेंजेस आ रहे हैं उसको टैग कर दिया। टैग किसके साथ किया, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग किया बस। और अब तुम मैच करो तो जो सेम टैगिंग रहेगा वो चमकने लगेगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये इसी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, अच्छा किसने डेवलप की थी, एलेक्स जेफरे ने डेवलप की थी। बेसिस क्या लिया था, सैटेलाइट डीएनए। अगर मैं पूछूं मोर प्रिसाइजली कौन सा सैटेलाइट डीएनए लिया था, तो मिनी सैटेलाइट लिया था। उसी में क्या हो रहा है, बहुत बार पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रहा है, जिसकी को हमने क्या बोला, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, बार बार रिपीट हो रहा था, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज था। आगे, द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व्ड southern blot hybridization using radio labeled VNTR as a probe। बस इन्हीं को पहचान लिया पहले कि ये प्रोब है, उनको क्या कर दिया, टैगिंग कर दी, लेबल कर दिया। अब वो क्या करने लगेंगे, जैसे ही ऑटो रेडियोग्राफी मशीन में जाएगा वो पूरा सैंपल जिसमें डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट कटे हुए हैं, तो जो दो सेम टैग रहेंगे वो एक साथ ग्लो करने लगेंगे। बस अब पता लगा लो कि जो ग्लो कर रहा है और जो तुमने जहां से सोर्स कलेक्ट किया अगर वो सेम है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये दोनों एक्चुअली एक ही इंसान के हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना है कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब तुम्हें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, तुम्हें क्या टिश्यू चाहिए, नहीं, तुम्हें क्या सेल चाहिए, नहीं, तुम्हें क्या साइटोप्लाज्म चाहिए, नहीं, तुम्हें सिर्फ डीएनए चाहिए। तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तुमने डीएनए निकाल लिया, अलग अलग फिजिकल मेथड लगाया, केमिकल मेथड लगाया, मैकेनिकल मेथड लगाया, और तुमने सेल हटा दिया, मतलब सेल मेम्ब्रेन हटा दी, साइटोप्लाज्म हटा दिया, सेल ऑर्गेनलीज हटा दिए, न्यूक्लियस को तोड़ दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाई, और उसके अंदर का जो डीएनए वाला थ्रेड है वो ले लिया। अब क्या पूरा डीएनए चाहिए, नहीं, हमको तो सिर्फ सैटेलाइट डीएनए चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, इस बड़े डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। तो किसका यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सिजम। अब इस बड़े डीएनए में से भी काम का कौन सा पोर्शन है, अगर हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, यूक्रोमैटिन, नहीं, हमको तो वो तो कॉमन ही है, सब में सेम चल रहा है, तो उसको काटा, उसको हटा दिया। अब इतने बड़े हेट्रोक्रोमैटिन में से भी कौन सी जगह काम की, सिर्फ सैटेलाइट डीएनए। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे पोर्शन में कट किया। अब देखो, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमको पता है सैटेलाइट डीएनए में भी हम प्रीसाइजली कौन से सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात करें, मिनी सैटेलाइट, जिसका क्या रेंज रहता है, 10 to 20 बेस पेयर्स रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, अब इसको हम अरेंज करेंगे किस वाइज, अगेन वेट वाइज। और डीएनए फ्रेगमेंट को अगर वेट वाइज अरेंज करना है, अलाइन करना है, तो बेस्ट मेथड कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, ये तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ोगे इन डिटेल। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूं कि क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में। देखो, तो देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस तुम भले पढ़ने वाले हो इन डिटेल बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, पर ये चीज समझने के लिए थोड़ा तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली टेक्निक है जो क्या करती है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है उनको सेपरेट करती है। ठीक है, अब नाम ही है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अलग अलग डीएनए के क्या हो गए, फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। ठीक, अब बोलोगे मैम तो होता क्या है, बेसिकली एक ऐसा बेस रहता है जो इसका जो बेस बना रहता है वो रहता है अगारोस जेल से, जो एक सीवीड से ऑब्टेन होता है।
ठीक है, जेली जैसा स्ट्रक्चर बनता है। अब उसमें क्या किया जाता है, थोड़े थोड़े ना छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं जिनको वेल्स बोलते हैं। करेक्ट वर्ड है वेल्स बोलना। मतलब तुमने नॉर्मल कोई जब जेली फॉर्म हुई होगी तो देखा होगा, ऐसी लिक्विड फॉर्म में रहती है, उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो जेली जैसी बन जाती है। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए भी कुछ ऐसे ही करते हैं। जो अगरोस जेली है उसको हम बॉईल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको पहले लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं, पाउडर से उसको लिक्विड में लेते आते हैं। फिर एक ऐसा कास्ट रहता है, मतलब एक ऐसा कंटेनर रहता है, उसमें उसको पोर कर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और उसी टाइम पे यहाँ पे क्या लगाते हैं, कोम्ब लगाते हैं, हाँ कोम, छोटा सा कोम, पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अकॉर्डिंग कोम। तो होगा क्या कि उसको अगर कोम लगाओगे तो हर जगह, सिंस वो लिक्विड है तो हर जगह फैल जाएगा, ठीक है, और जब छोड़ दोगे तो जम जाएगा। अब बस इस जगह जहां पे तुमने कुछ ऐसे कोम डाल के रखी होगी, तो अब जब उसको हटाओगे तो उतनी जगह खाली रह जाएगी। तो वही जो खाली जगह है उसी को क्या बोला जाता है, वेल बोला जाता है। और बेस किसका रहता है, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, मतलब अगारोस जेल का रहता है, जो किससे ऑब्टेन होता है, सीवीड से ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब तुमको पता है डीएनए कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, किसके कारण, फॉस्फेट ग्रुप के कारण। तो जो भी तुमने इतने छोटे छोटे टुकड़े किए थे डीएनए के, वो जो फ्रेगमेंट्स है उसको क्या करते हैं, टुकड़े करके कहाँ डाला जाता है, इन्हीं वेल्स में डाला जाता है, ठीक है। सिंस डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। तो यहाँ क्या होता है, तुम्हारा एनोड होता है, ठीक है। और कैथोड कौन से रीजन में रहेगा, जहां पे तुम क्या लोड करोगे, तुम्हारा डीएनए लोड करोगे। डीएनए खुद भी कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। और फिर क्या करता है, इसी डीएनए, इसी मतलब जो डीएनए तुमने मिक्स किया है, उस मिक्सचर में हम दो चीजें डालते हैं। एक होता है विजुअलाइजिंग डाई, जिसको हम इथिडियम ब्रोमाइड बोलते हैं, मतलब इथिडियम ब्रोमाइड भी है एक विजुअलाइजिंग डाई, बहुत सारी हो सकती है। ज़्यादा सही प्रीसाइजली जो हमें ऑटो रेडियोग्राफी के अंडर जब जाके जो कलर देती है वो होती है हमारी कौन सी, ऑटो रेडियोग्राफी या फिर यूवी रेडिएशन के अंदर, तो वो हमारी इथिडियम ब्रोमाइड होती है। आप बोलोगे मैम ये सब कुछ क्या क्या बोल रहे हो, ये सारा का सारा मटेरियल जो मैं बोल रही हूँ तुम्हारे चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। बस सिंस तुमको मुझे मतलब तुमको मेरे को ये जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है या फिर जो हम जो पढ़ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझाना है, जिसमें ये एक वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके लिए मैं पूरी टेक्निक समझा रही हूँ, ठीक है। तो वापस देख लो, सबसे पहले डीएनए ही मैच करना है, इसलिए डीएनए को क्या किया, आइसोलेट किया, बाकी सब कुछ हटा दिया। अब डीएनए आइसोलेट करके क्या मेरे को यूक्रोमैटिन चाहिए, नहीं, मेरे को कौन सा चाहिए, हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन में भी कौन सा पोर्शन जो एकदम छोटे छोटे पीक देता है, छोटे छोटे पीक देता है, उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। बाकी बल्क डीएनए के कंपेयर में इसका वेट क्या रहता है, कम होता है, मतलब बट ऑब्वियस ये जो कम वेट वाला है वो मेरे को अलग ही दिख जाएगा। अब इस कम वेट वाले में भी मोर प्रिसाइजली मेरे को कौन सा चाहिए, मिनी सैटेलाइट चाहिए, जिसका 10 टू लेके 20 बेस पेयर के बीच में वेट रहता है, क्योंकि इसी में क्या 10 टू 20 बेस पेयर का उसका बना रहता है ना, सीक्वेंस का, न्यूक्लियोटाइड्स का बना रहता है, बेस पेयर का बना रहता है। अब इसी 10 टू 20 में क्या आता है, चेंजेस आ जाते हैं, जिसको हम वीएनटीआर बोलते हैं। इन्हीं वीएनटीआर को क्या किया जाएगा, लेबल किया जाएगा, और फिर जब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड होंगे तो इसको ऑटो रेडियोग्राफी मशीन से जब पास करेंगे तो ये खुद ही चमकने लगेगा बैंड। तो अब इसी चीज के लिए मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस समझा रही हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक टेक्निक है, क्या करती है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करती है, सेपरेट करती है और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि कौन सा डीएनए का टुकड़ा कितना ज्यादा भारी है, मतलब कितना ज्यादा वेट है, उसीलिए मैं तुम्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस समझा रही हूँ। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, टेक्निक है, जिसमें बेस किसका यूज करते हैं, अगारोस जेल का यूज करते हैं। पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है लैब्स में, उसको सोल्यूशन के फॉर्म में बनाते हैं, कास्ट रहता है उसमें डाल देते हैं, छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ऑटोमेटिक वो सॉलिडिफाई होता है। जब ये कर रहे होते हैं उसी टाइम पे क्या लगाया जाता है, कोम लगाया जाता है ना। और जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो कोम को खींच के निकाल दोगे, तो जिस जगह कोम लगा था वहां पे क्या मिलेंगे तुमको, गड्ढे गड्ढे मिल जाएंगे। उसी गड्ढे को हम क्या बोलेंगे, वेल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसी वेल में हमने जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे डीएनए के, उसको क्या करेंगे, उन्हीं डीएनए को क्या करेंगे, लोड करेंगे। जैसे डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, तो उसको कौन से टर्मिनल पे लोड किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। और इलेक्ट्रिसिटी में होता है कैथोड होता है, कैनोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब डीएनए क्या है,
नेगेटिव टर्मिनल। तो जब तुम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे एक पर्टिकुलर वॉट पे पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, वो कहाँ दौड़ के जाएगा? बट ऑब्वियस पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। अब बताओ, अगर जो हैवी वाला डीएनए रहेगा तो अब होगा क्या? वो धीरे धीरे जाएगा। बट ऑब्वियस ना, ऐसे समझो कि दो लोग हैं, एक थोड़ा हेल्दी है और एक थोड़ा पतला है। अब ये मत बोलना मैम हल्दी वाला बोल रही हूँ। हेल्दी वाला इंसान भी तो बहुत तेज दौड़ सकता है। हाँ दौड़ सकता है, पर वो प्रैक्टिस में होना चाहिए। मैं एक एज्यूम करवा रही हूँ तुमको कि एक ऐसी नॉर्मल सिचुएशन एज्यूम करो कि जहाँ पे एक थोड़ा हेल्दी इंसान है जो थोड़ा आलसी टाइप का है, ठीक है, और जो एक पतला इंसान है वो भी ठीक ही है, कोई उसके कंपेयर में बहुत फिट नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ चलो भैया दोनों दौड़ो, ठीक है। तो अब हेल्दी इंसान क्या करेगा? सिंस उसका एरिया ज्यादा है और सिंस वो आलसी भी है तो वो धीरे धीरे कम एरिया कवर करेगा। वही उसी के कंपेयर में जो थोड़ा पतला वाला इंसान है जिसका वेट कम है वो ज्यादा दूर चला जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही कुछ अब क्या होने वाला है, जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे ना डीएनए के, उसके साथ भी ऐसे होगा। जो हैवी वाला डीएनए रहेगा वो कहीं इसी तरफ, मतलब वेल्स के आसपास ही मिलेगा, पर वही जो लाइट वाला डीएनए रहेगा वो तो बहुत दूर निकल जाएगा। आई कहानी समझ में? अब इसको कंपेयर करने के लिए एक लैडर डाली जाती है। लैडर का मतलब क्या होता है ये भी बात समझो, तुम्हारी बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है पर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसलिए बता रही हूँ। लैडर बेसिकली वो होता है जिसमें छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा सैंपल अलग रहेगा, लैडर अलग मिलती है। इसमें जितने भी फ्रेगमेंट्स रहते हैं हर एक फ्रेगमेंट एक पर्टिकुलर बेस पेयर के बारे में बताता है कि ये भैया ये जो है सपोज करो ये रहा 200 बेस पेयर का, मतलब उतने उसमें क्या है बेस पेयर्स है। मतलब तुम समझ सकते हो बेस पेयर मतलब एक पूरा न्यूक्लियोटाइड उसमें जुड़ा हुआ क्या तुम्हारा बेस पेयर। तो अगर मैं बोलूँ 200 बेस पेयर मतलब ऐसा पूरा का पूरा सीक्वेंस है, उतना टुकड़े का वो सीक्वेंस है। यहाँ तक आओगे तो ये 100 बेस पेयर का है, ठीक है। तो अब इन फ्रेगमेंट को कंपेयर करने के लिए क्या डाली जाती है? लैडर डाली जाती है, और इसी से वो फ्रेगमेंट कंपेयर किया जाता है कि सपोज करो एक फ्रेगमेंट यहाँ आ रहा है तो क्या किया जाता है? मैच किया जाता है। अच्छा ये फ्रेगमेंट यहाँ आ रहा है और यहाँ का था सपोज कर लो 150 बेस पेयर, तो ये वाला जो फ्रेगमेंट है उसका वेट कितना है? 150 बेस पेयर का है। इतना हुआ क्लियर? तो ये प्रोसेस या ये टेक्निक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करना है? अलग अलग करना है। किसके बेसिस पे? उसके वेट के बेसिस पे। जो हैवी डीएनए रहेगा जिसका बेस पेयर ज्यादा होगा वो क्या करेगा? कम ट्रैवल करेगा। जो हल्का फुल्का होगा जिसके पास वेट कम होगा जिसमें बेस पेयर कम बना होगा वो दूर तक ट्रैवल करेगा। तो अब ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कहाँ हो रही है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो वापस देख लो, डीएनए का क्या किया? आइसोलेट किया, छोटे छोटे टुकड़े में काटा, काम वाला डीएनए हटा दिया। अब जो नॉन काम वाला है मतलब हेट्रोक्रोमैटिन वाला पोर्शन है उसका मिक्सचर लिया और क्या किया? सेपरेट किया। आइडेंटिफाई भी करना है किसकी मदद से? इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया, रन करवाया, तो सारे फ्रेगमेंट्स क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब मुझे पता है कि मुझे एक्चुअल में जो हेट्रोक्रोमैटिन में भी कौन से फ्रेगमेंट पे काम कर रहा है, जिसका नाम है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट कितने बेस पेयर का होता है? अब बता रही हूं मैं कि 10 to 20 बेस पेयर का होता है। तो खुद सोचो ना, जो यहां पे मिलेंगे उसका वेट ज्यादा रहेगा, जो इस जगह मिलेंगे उनका वेट कम रहेगा। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं टारगेटली सिर्फ इतना पोर्शन कट करूंगी जो किसका है? मेरा मिनी सैटेलाइट का। कट नहीं करते, यहां का डीएनए को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सडन ब्लॉटिंग, जो तुम्हारा अगला पॉइंट है। तो देखो, ट्रांसफरिंग या ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन। क्योंकि पूरी की पूरी कहानी आती रुक कहां जाती है कि भैया भले डीएनए इतना बड़ा हो, उसमें दो पोर्शन है, एक है काम का जिसका नाम है यूक्रोमैटिन, पर वो सब में सेम है तो इसको नहीं लेना है। दूसरा है तुम्हारा हेट्रोक्रोमैटिन जो सबसे ज्यादा कंटेंट में है, पर हेट्रोक्रोमैटिन में से भी दो पोर्शन में डिवाइडेड है। एक है बल्क डीएनए जो हैवी डीएनए है, पर मुझे तो चाहिए लाइट वाला डीएनए जिसको मैं कुछ और नहीं बल्कि सैटेलाइट डीएनए बोलती हूं। इस सैटेलाइट डीएनए में से भी प्रीसाइजली सैटेलाइट डीएनए तीन तरीके का रहता है, माइक्रो, मिनी और मैक्रो। मुझे तो मिनी सैटेलाइट चाहिए या कुछ कंडीशन में माइक्रो सैटेलाइट चाहिए जिसका वेट सबसे कम होता है। तो सबसे पहले ये तो पता लगाओ इतने बड़े डीएनए में वो सबसे लाइटेस्ट पोर्शन है कहां पे। इसलिए मैंने क्या किया? पूरा डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, छोटे पीसेस में काट दिया, पूरा का पूरा मिक्सचर उठाया, इलेक्ट्रोफोरेसिस के वेल में डाल दिया,
रन करवाया तो जो सबसे हल्का वाला रहेगा वो सबसे दूर जाएगा, जो सबसे भारी वाला रहेगा वो फ्रेगमेंट यहीं रह जाएगा। सिंस मैं टारगेट ही कर रही हूं सबसे लाइटेस्ट डीएनए के लिए, तो जैसे एंड में मेरे को मिल गया लाइटेस्ट डीएनए, इसको मेरे को पता कैसे चला, मैंने उसको लैडर के साथ मैच किया। जैसे ही मेरे को मिल गया कि यार ये तो सबसे लाइटेस्ट बैंड है, वो वही बैंड है जो सैटेलाइट डीएनए के रेंज का बैंड है कि हाँ 6 to 10 मतलब माइक्रो सैटेलाइट, 10 to 20 मतलब मिनी सैटेलाइट, यही वही वाला रेंज है जिसमें क्या है VNTRs है, जिसको मैं क्या कर सकती हूँ, प्रोब कर सकती हूँ या लेबल कर सकती हूँ। पर उसके लिए मुझे अब ये बाकी की चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी चीजें चाहिए। तो इसको क्या करूंगी, इतने डीएनए को मैं क्या करूंगी, ट्रांसफर करूंगी अपनी एक मेम्ब्रेन पे। किस टाइप की मेम्ब्रेन रहेगी वो, एक रहेगी नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन या नायलॉन की मेम्ब्रेन। अब इसमें मैं क्या करूंगी, स्टेनिंग करूंगी। स्टेनिंग किससे करूंगी, एक स्टेनिंग बोलो या फिर टैगिंग करूंगी, ये ज्यादा करेक्ट है वर्ड बोलना। तो हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTR प्रोब। बस अब जो मेरा डीएनए मैंने ट्रांसफर किया, जो एकदम लाइटेस्ट डीएनए था, जो मेरा सैटेलाइट डीएनए था, उसके ऊपर मैं क्या करूंगी, टैगिंग करूंगी। टैगिंग करूंगी मतलब एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ उसको चिपका दूंगी, वो खुद ही जाके चिपक जाएगा। पर उसकी भी एक प्रोसीजर होती है, जब तुम कोई रिसर्च लैब में जाओगे या अपना ग्रेजुएशन करोगे तब ये सारी टेक्निक्स प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, उसको मैंने टैग कर दिया, रेडियो एक्टिव टैग कर दिया। पर क्या रेडियो एक्टिविटी ऐसी आंखों से दिख जाएगी, नहीं। अब मुझे वो पूरा का पूरा सैंपल को किसके अंदर डालना पड़ेगा, एक ऑटो रेडियोग्राफी मशीन के अंदर। तो देखो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। अब हाइब्रिडाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब मैंने वो उतना टुकड़ा तो निकाल लिया है, पर उसके साथ मैंने क्या टैग कर दिया है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ चिपका दिया है, इसलिए मैं उसको क्या बोल रही हूँ, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। लो, अब जैसे ही मैंने ऑटो रेडियोग्राफी में डाला तो जो सैंपल, जो सबसे छोटा डीएनए था, जो VNTR वाला रीजन था, वो क्या करने लगेगा, चमकने लगेगा। और इसी चमकने वाले जो रिजल्ट आया, इसको मैं किसके साथ मैच करूंगी, वो डीएनए जो मैंने क्राइम सीन से ऑब्टेन किया था। अब देखो क्राइम सीन से भी जो तुमने डीएनए ऑब्टेन किया था, वहां भी तुम्हें क्या मिला होगा, वापस टिश्यूज मिले होंगे। पर तुम्हें टिश्यूज चाहिए क्या, नहीं। तो तुमने क्या किया, उसका सेल निकाला। पर तुम्हें सेल भी चाहिए क्या, नहीं। तुमने सेल की सेल वॉल तो है ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन है, यूकैरियोटिक है, उसमें भी पर्टिकुलरली अगर एनिमल सेल की बारे में बात कर रही हूँ तो सेल वॉल तो है नहीं। तो मैंने सेल मेम्ब्रेन हटवा दी, साइटोप्लाज्म हटवा दिया, सेल ऑर्गेनेली हटवा दी, न्यूक्लियस हटा दिया, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दी। पर न्यूक्लियस के अंदर जो काम का है, जो फ्रेगमेंट है, उसको आइसोलेट कर लिया। उसके बाद उसके छोटे 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 टुकड़े लगाए, उसको उठाया, वेल में डाला, किसके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो जो हैवी वाला था वो वहीं रुक गया, लाइटेस्ट वाला दूर चला गया। मेरा पूरा टेस्टिंग जो मैचिंग हो रहा है वो उस लाइटेस्ट बैंड पे ही हो रहा है। मैंने उस लाइटेस्ट बैंड को एक नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन या नायलॉन मेम्ब्रेन पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही इसको ट्रांसफर किया, मैंने उसको बोलने लगी सडन ब्लॉटिंग कर रही हूं। फिर उसको लेके आई, उसको मैंने मार्क कर दिया उसके VNTR प्रोब्स का मदद से, एक रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया। अब इस सैंपल को उठाया, ऑटो रेडियोग्राफी मशीन में डाला, वहां भी वो एरिया चमकने लगा। और सिमिलरली जो मैंने यहाँ पे उस इंसान से निकलवाया था, वो भी एरिया चमकने लगा। दोनों को मैंने मैच कर लिया। मैंने बोला अरे जो यहाँ चमक रहा है, सेम बैंड यहाँ चमक रहा है, तो यही इंसान ने ये क्राइम किया है। हुआ क्या क्लियर? तो देखो जरा, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये रहा। हुआ क्लियर? कितना अजीब सा मैकेनिज्म है, पर एकदम सिंपल बेसिक प्रिंसिपल पे काम करने वाला है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देख सकते हो, ये वाला फिगर अच्छे से समझ लो, क्योंकि हो सकता है बहुत बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में यही फिगर दे या इसी से रिलेटेड कुछ फिगर दे और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अब देखो, अगर अच्छा जल्दी बताओ, ये टेक्निक किसने डेवलप की थी? एलेक जेफरे ने, ठीक। अब देखो, अगर तुम देख सकते हो, ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, ठीक है। हमको लग रहा है इन दोनों में से किसी ने क्राइम किया है, ठीक। अब जहां क्राइम हुआ था, हमने उसका भी क्या ले लिया, उसका भी ये क्या है, डीएनए है, ठीक है, उसका भी सैंपल है। अब सेम वही किया, आइसोलेशन किया, छोटे छोटे टुकड़े किए, टुकड़े करके इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, अलग अलग फ्रेगमेंट ऑब्टेन किया, अलग अलग फ्रेगमेंट को सडन ब्लॉटिंग की, VNTR के साथ प्रोबिंग की, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो अभी ये VNTR प्रोब और इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिजल्ट यहाँ है, ऑटो रेडियोग्राफी का रिजल्ट यहाँ है। पर पहले ये समझ लेते कि ये क्या सबड्रॉन है। ध्यान से देखोगे तो ये इंडिविजुअल A है, इंडिविजुअल B है, उनका कौन से क्रोमोसोम लिए हुए हैं? 2, 7 और
16, ठीक है। सिमिलरली, या अब बोलोगे मैम हम ऐसे कोई भी रैंडम क्रोमोसोम ले सकते, नहीं, जो तुम्हें क्राइम सीन से जो तुमने डीएनए के सैंपल लिए हमें वही एग्जैक्टली उस भी इंडिविजुअल के मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे कौन से थे, यहाँ पे भी 2, 7 और 16 था। अब इसमें अब तुम ध्यान से देखोगे क्रोमोसोम के तुम्हें दो पेयर दिखेंगे, क्यों, क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, मतलब 46 मतलब 23 पेयर। एक पूरा का पूरा सेट आया कहां से, मम्मी की तरफ से, एक पूरा का पूरा सेट कहां है, पापा की तरफ से। अपने मन से नहीं बोल रही हूं, देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, क्रोमोसोम नंबर 7 पेटर्नल क्रोमोसोम, इस इंडिविजुअल का क्रोमोसोम नंबर 7 का ये वाला जो पोर्शन है इस इंडिविजुअल के पापा की तरफ से आया। दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है वो कहां से आया, मैटरनल तरफ से आया। इसलिए हमारे पास हर क्रोमोसोम के दो सेट मिलते हैं। मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है तो हमारे पास 1 भी है, तो एक आया मम्मी की तरफ से, दूसरा आया पापा की तरफ से। सेम क्रोमोसोम नंबर 2 है तो एक आया है मम्मी की तरफ से, 2 आया है पापा की तरफ से, या वाइस वर्सा, ठीक। तो अब क्या किया, इस इंडिविजुअल का क्या ले लिया, डीएनए, इस इंडिविजुअल का क्या ले लिया, डीएनए। सिमिलरली क्राइम सीन से जो डीएनए ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। अब क्या किया, कट किया, किसकी मदद से, मॉलिक्यूलर सिजर, जिसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। छोटे छोटे मिक्सर में नहीं, छोटे छोटे पीस करके एक वायल बनाया और वो किस में ट्रांसफर किया, वो उसको लोड किस में किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। क्यों, क्योंकि वही इलेक्ट्रोफोरेसिस जो क्या करने वाली है, सेपरेट करने वाली है ना, अलग अलग इसमें सेपरेट करेगी, ठीक है। फिर क्या किया, लाइटस वाला बैंड निकाल दिया। अब यहाँ पे वो बेसिकली उस लाइटस वाले बैंड के बारे में ही बात कर रहे हैं। लाइटस वाला बैंड निकाला और ट्रांसफर किया किसकी मदद से, एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की मदद से। अब क्या किया उसमें रेडियो एक्टिव टैगिंग की, VNTR प्रोब का यूज करके, और फिर किसके बीच में डाला, ये अलग से डाला तुम्हारे ऑटो रेडियोग्राफी मशीन में, और ये अलग से इंसर्ट किया ऑटो रेडियोग्राफी मशीन में। और अब इन दोनों को क्या किया, कंपेयर किया। सिंस इंडिविजुअल सी और तुम्हारा इंडिविजुअल बी क्या है, सेम है, तो जो VNTR प्रोब यहां पे ग्लो करने लगेंगे या रेडियो एक्टिविटी शो करने लगेंगे, सिमिलरली सेम प्रोब यहां भी शो करने लगेंगे, करेक्ट। अब देखो, जब उन्होंने कंपेयर किया कि इस बी का ये वाला प्रोब इस वाले सैंपल जो क्राइम सीन से ऑब्टेन है उससे मैच कर रहा है, ये वाला चीज वापस इससे मैच कर रहा है। अब देखो, भले ये दोनों कॉमन है पर बाकी भी तो है जो कंपेयर करने के लिए थे। ये वाला वापस यहाँ मैच कर रहा है, ये वाला यहाँ है, यहाँ मैच कर रहा है। ऐसे जब उन्होंने देखा कि अरे इसके जितने भी रेडियो एक्टिव प्रोब थे, जितने भी VNTRs थे जो प्रोब किए हुए थे इस बी इंडिविजुअल के, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं सी इंडिविजुअल से जो क्राइम सीन से ऑब्टेन्ड है, तो क्लियर हो गया कि इसका डीएनए और इसका डीएनए क्या है, सेम है। और यहाँ पे पता चल गया कि अरे दया, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भेजा था ये इंसान और क्राइम सीन वाला इंसान सेम है। हुआ क्लियर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो वापस एक आखिरी क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि अगर पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई, किसने डेवलप की, एलेक जेफरे ने डेवलप की। इसमें हम डीएनए, अगर प्रीसाइजली बोला जाता है क्या पूरा डीएनए स्टडी करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, नहीं, हम सिर्फ कौन सा डीएनए मैच करते हैं, जो हेट्रोक्रोमैटिन में है। हेट्रोक्रोमैटिन पूरा किसका बना हुआ है, रिपीटेटिव डीएनए का। वापस हेट्रोक्रोमैटिन का जो रिपीटेटिव डीएनए क्या पूरा यूज करते हैं, नहीं, उसमें भी जो सबसे लाइटेस्ट डीएनए है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, जो बेसिकली अलग से पीक्स दिखाता है जब सेंट्रिफिकेशन होता है, हम वो यूज करते हैं। अब उसमें से भी क्या पूरे के पूरे तीनों सैटेलाइट डीएनए यूज करते हैं, नहीं, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए वापस 3 तरीके के होते हैं, माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो, मिनी और मैक्रो। यहां पे भी टारगेट ज्यादा किस पे किया जाता है, मिनी सैटेलाइट पे, जिसमें क्या रहता है, रैंडमली म्यूटेशन आता है तो कुछ रिपीटेटिव यूनिट्स बन जाते हैं, जो क्या शो करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर 0.01 से ज्यादा हुई तो उसको हम बोलने लगते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म ही वजह है जो आज तुम और मैं जो 0.1% अलग है ना, इसका रीजन क्या है, वही VNTR और वही पॉलीमॉर्फिज्म रिजल्ट है, ठीक है। बाकी तो तुम और मैं पूरे के पूरे 99.9% सेम है, ठीक। अब देखो, उसके बाद जो यही पॉलीमॉर्फिज्म है उसी को, और ये पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हैं, एलील्स, ये इनहेरिट होते हैं, मतलब हर जनरेशन टू अगले जनरेशन पास ऑन होते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या हो रहा है, छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, VNTRs बोल रहे हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब इन्हीं टैंडम रिपीट्स को क्या किया जाता है, प्रोब किया जाता है, मतलब पहचाना जाता है, कैसे, एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को जोड़ के, जो कैसे डिटेक्ट होगा, जब उसको ऑटो रेडियोग्राफी मशीन में डालोगे तो इसके लिए क्या किया, सबसे पहले तो तुमने सैंपल लिया, वो सैंपल कुछ भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, हेयर फॉलिकल हो सकता है, स्किन का टिश्यू हो सकता है,
ठीक है, जहां भी लिविंग सेल है वहां से ले लिया। पूरा सेल चाहिए क्या? नहीं, तुमको सिर्फ डीएनए चाहिए। तूने बाकी सारी चीजें हटा दी और सिर्फ डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब पूरा डीएनए चाहिए क्या? नहीं, तुमको तो वही लाइटेस्ट पोर्शन चाहिए, सैटेलाइट डीएनए चाहिए। तो इसलिए तुमने उस डीएनए का क्या किए? छोटे 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 टुकड़े लगा दिए। किसकी मदद से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। फिर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको उठा के तुमको अलग अलग करने हैं। सारे टुकड़े भी मिक्स है, तो उन फ्रेगमेंट्स को क्या करना है? सेपरेट करना है। इसलिए तुमने क्या यूज किया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो फ्रेगमेंट और वेट के बेसिस पे अलग अलग हो गए। तुमने वहां से पहचान लिया कि अरे ये रहा मेरा सैटेलाइट डीएनए। उसको तुमने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया एक मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन का नाम क्या है? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन। अब वहां पे सिर्फ ट्रांसफर करके हो जाएगा क्या? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? लेबल करना पड़ेगा, टैगिंग करनी पड़ेगी। टैगिंग भी उस पूरे डीएनए में क्या टैग करोगे तुम? VNTR ही टैग करोगे। जो चेंज है, जो माइन्यूट चेंज है ना, देखो बाकी सबका सब सेम रहेगा, सिर्फ वो जो माइन्यूट चेंज है वही टैग होंगे। ठीक है, जो टैंडम रिपीट्स है। ठीक है, अब उसको जब तुम एक ऑटो रेडियोग्राफी मशीन में डालोगे तो वो जो रिपीट्स है वो क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा। सेम चीज तुमने जो सैंपल से ऑब्टेन की थी या जो सस्पेक्ट से तुमने डीएनए ऑब्टेन किया था उसमें भी किया। अब जो यहाँ ग्लो कर रहा है सेम यहीं पे ग्लो करने लगेगा, क्योंकि दोनों इंसान है तो सेम, तो दोनों में जो चेंजेस है वो तो सेम ही रहेंगे। तो इसी से पता चल गया कि दोनों क्या है? सेम सेम है, मतलब दोनों जो डीएनए वो सेम इंसान के। तो सस्पेक्ट कौन है और मतलब कौन गिल्टी है और कौन नॉन गिल्टी है। इसी पॉइंट के साथ तुम्हारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, वो होता है खत्म। तो क्या करेंगे? हम पढ़ाई करेंगे। जितना भी रह गया है, किसी में डाउट है, वापस सुनना है, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे गूगल में www.magnetbrains.com। जैसे एंटर दबाओगे ये होम पेज आएगा। अपनी क्लास सिलेक्ट करो, सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, टॉपिक सिलेक्ट करो, मतलब चैप्टर, फिर सब टॉपिक और सुनना शुरू करो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यहाँ पे होता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म। मिलेंगे हम अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर।